सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र और केस अध्ययन आधारित। इसमें आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा, फर्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन अनुभवात्मक अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी में आएगा अधिगम तार्किक दलीलों के माध्यम से होता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा अधिगम तार्किक दलीलों के माध्यम से होता है। यह अनुभवात्मक अधिगम की एक विशेषता नहीं है, जबकि अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और अधिगम एक समग्र प्रक्रिया है। ये सभी अनुभवात्मक अधिगम की एक विशेषता है। अनुभवात्मक अधिगम शैली सिद्धांत को कोल्ब महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया। फिर सेकंड में आएगा, सेकंड में अधिगम में दक्षता आधारित उपागम को निम्नलिखित में से क्या एक सीमा नहीं है। इसका आएगा व्याख्या सहित। इसमें है व्याख्या सहित में आएगा प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम की संबंधी गति में भिन्नता के कारण अध्यापक की सभी विद्यार्थियों तक पहुंच संभव नहीं होती। अधिगम में दक्षता आधारित उपागम की एक सीमा नहीं है। अधिगम में दक्षता आधारित उपागम विद्यार्थियों को स्वयं की गति से किसी कौशल अथवा योग्यता में महारत हासिल करने की क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। फिर इसमें आएगा दक्षता आधारित अध्यापन मूलतः होता है। इसका है आंसर अधिगम कर्ता केंद्रित। इसकी व्याख्या में आएगा दक्षता आधारित अध्यापन मूलतः अधिगम कर्ता केंद्रित होता है। योग्यता आधारित अध्यापन शिक्षा के लिए एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण है, जो उम्र और ग्रेड में वास्तविक जीवन स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों तथा दृष्टिकोण के प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों द्वारा सीखने में दक्षता सुनिश्चित करती है। फिर इसमें आएगा फोर्थ में आएगा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी के बहिरंग कार्यकलाप की क्या भूमिका है। ऑप्शन बी में आएगा इससे सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है। इसकी व्याख्या में आएगा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी के बहिरंग कार्यकलाप से सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के बहिरंग कार्यकलाप से बच्चे अपने भावनात्मक, बौद्धिक एवं व्यावहारिक विकास में सुधार करने के साथ साथ रचनात्मकता, समस्या समाधान और आत्मविश्वास के विकास को बढ़ावा देने में सहायता करती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ नंबर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी में आएगा तथ्यों को याद करने का सिद्धांत। फिर इसकी व्याख्या में आएगा तथ्यों को याद करने का सिद्धांत आधारित तथ्यों को याद करने का सिद्धांत योग्यता आधारित शिक्षा की विशेषता नहीं है, जबकि छोटे कदमों का सिद्धांत, सहकर्मी समूह सीखने का सिद्धांत और सीखने में निपुणता का सिद्धांत आदि योग्यता आधारित शिक्षा की विशेषताएं हैं। योग्यता आधारित शिक्षा की मुख्य विशेषता है कि यह सभी छात्रों के लिए उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समानता सुनिश्चित करती है। फिर 6 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवात्मक अधिगम के सही अधिगम चक्र को निरूपित करता है। इसकी व्याख्या में आएगा सी में आएगा यह मूर्त अनुभव से चिंतनशील अवलोकन से अमूर्त प्रत्यक्षीकरण से सक्रिय प्रयोग। फिर इसमें आएगा व्याख्या में मूर्त अनुभव से चिंतनशील अवलोकन, फिर अमूर्त संप्रत्यकरण, सक्रिय प्रयोग अनुभवात्मक अधिगम के सही अधिगम चक्र को निरूपित करता है। डेविड ए कोल्ब ने
कोल्ब ने 1984 में अपना अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने बताया कि सीखने के चक्र में 4 चरण होते हैं। कोल्ब के अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत में एक समग्र परिप्रेक्ष्य शामिल है। फिर 7वां जाएगा निम्नलिखित में से क्या क्षमता आधारित उपागम की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है। इसका आएगा सी। इसका है सी आंसर। सी में है गुणन तालिका चार्ट का अभ्यास करना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा योग्यता आधारित शिक्षा CBE दृष्टिकोण छात्रों को पर्यावरण की परवाह किए बिना अपनी गति से किसी कौशल या योग्यता में महारत हासिल करने की क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह विधि विभिन्न सीखने की क्षमताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई और इससे छात्र को अधिक कुशल परिणाम मिल सकते हैं। गुणन तालिका चार्ट का अभ्यास करना क्षमता आधारित उपागम की विशेषता नहीं है। फिर 8वां आएगा कक्षा 7 के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया कौन सी है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा बी में आएगा। इसका आंसर है बी में है विद्यार्थियों को कक्षा 7 के मेरे अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। फिर इसकी मैं व्याख्या में जाएगा कक्षा 7 के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को कक्षा 7 के मेरे अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है। छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया विचार होता है। फिर 9वां आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आएगा व्याख्या सहित। इसमें है डी में है इसकी व्याख्या सहित दक्षता आधारित उपागम में उपचारात्मक शिक्षण की कोई भूमिका नहीं है। यह कथन सही कथन नहीं है, जबकि दक्षता एक अधिगम उद्देश्य होती है। दक्षता का मूल्यांकन किया जा सकता है। दक्षता प्राप्त करने हेतु क्रियाएं करना महत्वपूर्ण है और दक्षता आधारित उपागम में उपचारात्मक शिक्षण की एक विशेष भूमिका होती है। ये सभी कथन सही हैं। फिर 10वां आएगा निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है। यह सी कठोरता। इसकी व्याख्या में आएगा कठोरता अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है, जबकि प्रेरक अधिगम वास्तविक अधिगम वातावरण और अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष है। अनुभवात्मक अधिगम छात्रों को कक्षा के विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाता है। फिर इसमें 11वां आएगा निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक अधिगम का उदाहरण हो सकता है। ऑप्शन है बी में आएगा परियोजना आधारित अधिगम। फिर इसमें व्याख्या में आएगा परियोजना आधारित अधिगम सामुदायिक अधिगम का उदाहरण हो सकता है। परियोजना आधारित अधिगम पद्धति में छात्र वास्तविक दुनिया परिवेश और व्यक्तिगत रूप से सार्थक परियोजनाओं से सक्रिय रूप से संलग्न होकर सहजता से सीखते हैं। फिर इसमें आएगा 12 नंबर में आएगा शिक्षण से वो कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। इसमें आएगा व्याख्या सहित आएगा कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से अभिप्राय रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण से है। दक्षता आधारित शिक्षण सीखने और मूल्यांकन के लिए एक दृष्टिकोण है जो छात्र के सीखने के परिणामों के प्रदर्शन और विषय में विशेष रूप से दक्षता प्राप्त करने पर केंद्रित है। फिर इसमें आएगा 13वां आएगा
अनुभवात्मक अधिगम, अधिगम क्या है, क्या है, इसमें आएगा डी, डी में आएगा, डी में है खेल एकीकृत अधिगम। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में अनुभवात्मक अधिगम खेल एकीकृत अधिगम है। अनुभवात्मक अधिगम एक संलग्न सीखने की प्रक्रिया है जिसके तहत छात्र करके सीखते हैं और अनुभव पर चिंतन करते हैं। अनुभवात्मक अधिगम को क्रिया के माध्यम से सीखना, करके सीखना, अनुभव के माध्यम से सीखना, अनुभव के माध्यम से सीखना और खोज एवं अन्वेषण के माध्यम से सीखने पर आधारित है, आधारित है। फिर 14 में आएगा दक्षता, दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी के करने के पीछे क्या तर्क है। ऑप्शन डी है, हर बालक अपनी गति से सीखता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे यह तर्क है कि हर बालक अपनी गति से सीखता है। दक्षता आधारित अधिगम और सीखने के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। यह वास्तविक संसार और परिणामों के प्रदर्शन पर केंद्रित होता है। फिर इसमें 15 नंबर में आएगा दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, इसका आंसर आएगा व्याख्या सहित। इसमें है डी, इसमें निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना। व्याख्या में दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि प्राप्त की जाने वाली से क्षमताओं की सूची तैयार करना, दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना और अधिगम की पूर्व अपेक्षाओं की पहचान कर उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाने की आवश्यकता होगी। फिर 16 में आएगा निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा बी में आएगा यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पे अच्छी तरह काम करता है। इसकी व्याख्या में आएगा अनुभवात्मक अधिगम के संबंध में यह कथन कि यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पे अच्छी तरह काम करता है अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है, जबकि यह वास्तविक अधिगम अनुभव पर बल देता है। यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है और यह एक भावी कैरियर के रूप में अधिगम संबंधी कार्य को चुनने का अवसर देता है। ये सभी अनुभवात्मक अधिगम के प्रबल पक्ष हैं। फिर इसमें आएगा 17 में अनुभवात्मक अधिगम में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। फिर इसकी व्याख्या में आ जाएगा सकारात्मक गैर प्रधानता तरीके से अधिगम अनुभव तक पहुंचना। अनुभवात्मक अधिगम में अध्यापक की भूमिका नहीं है, जबकि विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता करना जिसके प्रति वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध हैं। विद्यार्थियों को स्वयं प्रासंगिक और अर्थपूर्ण संसाधन ढूंढने के कहना और प्रोत्साहित करना आदि अध्यापक की भूमिका होती है। फिर इसमें आएगा 18 नंबर में है दक्षता आधारित अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है। इसमें आएगा सी में आएगा प्रत्येक विषय में किसी विशेष अभिक्षमता में प्रवीणता प्राप्त करना। इसमें आएगा फिर व्याख्या में दक्षता आधारित अधिगम से तात्पर्य प्रत्येक विषय में किसी विशेष अभिक्षमता में प्रवीणता प्राप्त करने से है। प्रत्येक छात्र को आवश्यक कौशल में महारत हासिल करने और सफल व्यवसायक बनने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दक्षता आधारित अधिगम का उपयोग किया जाता है। फिर 19 में आएगा
19 नंबर में आएगा, जब कोई बालक स्थानीय चिड़ियाघर का दौरा करता है तो यह अधिगम हो सकता है। ऑप्शन बी में आएगा अनुभविक अधिगम। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में जब कोई बालक स्थानीय चिड़ियाघर का दौरा करता है तो यह अधिगम अनुभविक अधिगम हो सकता है। अनुभविक अधिगम छात्रों को सक्रिय शिक्षण अनुभव प्रदान करता है, जिससे छात्र वास्तविक परिस्थितियों से जुड़कर सहजता के साथ ज्ञान को अर्जित करते हैं। फिर इसमें आएगा 20 में है, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है। फिर इसके 20 में आएगा, चरण नहीं, इसकी व्याख्या में है पूर्व ज्ञान अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है, जबकि चिंतनशील अवलोकन, मूर्त संप्रत्यकरण और सक्रिय प्रयोग आदि अनुभवात्मक अधिगम के चरण हैं। कोल्ब महोदय ने अनुभवात्मक अधिगम के 4 चरण बताए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं: ठोस या मूर्त शिक्षण, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त अवधारणा, सक्रिय प्रयोग। फिर इसमें आएगा 21 में आएगा, निम्नलिखित में से क्या दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है सी में आएगा फॉर्मूलों को याद करना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, फॉर्मूलों को याद करना दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि सहपाठी की सहायता मांगना, अपनी गति से अधिगम करना, प्रवीण अधिगम का अभ्यास करना आदि दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत आता है। फिर इसमें है 22 में आएगा अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि इसकी व्याख्या में आएगा सी में आएगा, सी है यह कक्षा में विभेदी अनुदेश को शामिल करता है। व्याख्या में है अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि यह कक्षा में विभेदी अनुदेश को शामिल करता है, जबकि अनुभवात्मक अधिगम के अंतर्गत स्वनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, ना कि उसके परिणाम पर, तथा ICT के व्यापक प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान परिस्थिति में आप कक्षा में वर्धित अधिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसका है व्याख्या में आएगा, इसका है बी, आंसर है बी में आएगा गतिविधि या कार्यकलाप आधारित शिक्षण। फिर इसकी व्याख्या में आएगा वर्तमान परिस्थिति में गतिविधि कार्यकलाप आधारित शिक्षण का प्रयोग करके कक्षा में वर्धित अधिगम सुनिश्चित करेंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से तर्क संगत तथा शारीरिक रूप से रुचि लेने के बाद स्वयं की गति से एवं प्रभावी ढंग से सीखते हैं। फिर इसमें आएगा 24 नंबर में विद्यार्थियों की अन्वेषी परियोजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन है डी, अभिज्ञानात्मक अधिगम। इसकी व्याख्या में आएगा विद्यार्थी की अन्वेषी परियोजना अभिज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आती है। अभिज्ञानात्मक अधिगम एक गहन और सक्रिय प्रक्रिया है जो इंद्रियों को रचनात्मकता और लंबे समय तक चलने वाले तरीके से संलग्न करती है। यह मस्तिष्क की क्षमता अधिकतम करने से संबंधित है। फिर इसमें आएगा 25 नंबर में अभिक्षमता आधारित शिक्षा में सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए में आएगा उच्च स्तर पर चिंतन कौशल। इसकी व्याख्या में आएगा उच्च स्तर का चिंतन कौशल अभिक्षमता आधारित शिक्षा में सुनिश्चित किया जाता है। अभिक्षमता आधारित शिक्षा न्यूनतम आवश्यक मूल सामग्री पर ध्यान केंद्रित करती है। यह शिक्षकों को उनकी व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों के आधार पर छात्रों को व्यक्तिगत सहायता
सहायता करने की अनुमति प्रदान करता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या, इसमें 26 में आएगा निम्नलिखित में से क्या प्रायोगिक अधिगम का अवयव है। ऑप्शन है, इसका है ऑप्शन व्याख्या सहित। इसमें कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम प्रायोगिक अधिगम का अवयव है। प्रायोगिक अधिगम सीखने का एक दृष्टिकोण है जिसमें बच्चे एक गतिविधि में संलग्न होते हैं तथा गतिविधि पर गंभीरता से विचार करते हैं और उपयोगी अंतर्दृष्टि एवं शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर इसमें आएगा 27 में संपूर्णवादी अधिगम के विचार से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन सी में आएगा बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पढ़ाना। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में संपूर्णवादी अधिगम के विचार से तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पढ़ाना है। संपूर्णवादी अधिगम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से सीखने के लिए शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं को पूरी तरह से सक्रिय करने का प्रयास करता है। फिर 28 में आएगा निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन आएगा ए वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना। ये क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे। हमसे भाषा और विज्ञान दोनों के शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। फिर 29 में आएगा, इसमें 29 में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनका उपयोग बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित। इसमें है डी व्याख्या सहित है। इसमें व्याख्या सहित में है आविष्कार एकाधिक प्रयोग तथा किसी अर्थ को बार बार दोहराने जैसी ये कुछ ऐसी प्रविधियां हैं जिनका उपयोग बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। रट्टा सीखने से रचनात्मकता समाप्त हो जाती है। रचनात्मकता शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। रचनात्मकता शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें किसी वस्तु, विचार, कला, समस्या का समाधान निकालने, नया करने या पुनर्सर्जित करने का विकास किया जाता है। फिर 30 में आएगा, 30 नंबर में अधिगम में प्रक्रिया में योग्यता आधारित दृष्टिकोण की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है सी में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों हैं। इसमें आएगा यह विद्यार्थी को रटने के इस संस्मरण से दूर रखता है। आज जो छात्र सीखता है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दक्षताओं का आकलन सीधे सीखने के अनुभव के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। फिर इसमें आएगा व्याख्या सहित। शिक्षण अधिगम में योग्यता आधारित दृष्टिकोण की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। फर्स्ट है योग्यता आधारित उपागम विद्यार्थी को डट कर याद करने की पद्धति से दूर रखता है। फिर इसमें है इस उपागम द्वारा विद्यार्थी जो कुछ सीखता है उसे वह कल भूल नहीं सकता क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशन में मास्टरी स्तर को प्राप्त कर लिया होता है। फिर इसमें योग्यताओं के मूल्यांकन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से अधिगम अनुभव के उद्देश्यों से होता है। इस उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक और रुचिकर होता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, इसमें है 31 में आएगा, इसमें है
शिक्षण अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रतिभागी किसी गतिविधि में संलग्न होते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, गंभीर रूप से गतिविधि पर और उपयोगी अंतर्दृष्टि और सीखने को प्राप्त करें। इसमें आएगा बी में आएगा, बी में है यह बी में सेकंड केवल यह अनुभवात्मक। फिर इसकी व्याख्या में आएगा अनुभवात्मक अधिगम सीखने का एक दृष्टिकोण या उपागम है जिसमें प्रतिभागी किसी गतिविधि में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं और क्रियाकलाप वो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं जिससे सूझ और अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में अनुभवात्मक अधिगम में अधिगमकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहकर अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार का अधिगम रुचिपूर्ण व स्थायी होता है। फिर 32 में आएगा, 32 नंबर में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम की सीमाएं क्या हैं? इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा दक्षताओं या उप दक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए गतिविधियों और परीक्षण तकनीकों का निर्माण करना हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकता है क्योंकि सीखने की गति एक छात्र से दूसरे छात्र में भिन्न होती है। इसलिए निर्धारित समय के भीतर दक्षताओं की प्राप्ति विद्यार्थियों को करना अध्यापक के लिए कठिन हो जाता है। ये सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित दृष्टिकोण की सीमाएं हैं। फिर इसमें आएगा 33 में आएगा योग्यता आधारित उपागम की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका है बी में आएगा, बी में है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया आनंदमय और रोचक है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में योग्यता एक वास्तविक विश्व कार्य या गतिविधि के प्रभावी प्रदर्शन के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार है। योग्यता प्राप्त करने के लिए केवल कौशल का अर्जन पर्याप्त नहीं है, किसी को दक्षता के निर्धारित स्तर पर प्रदर्शन करना होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ 1999 के शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षण अधिगम की शिक्षण प्रक्रिया की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षण के कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और छात्रों के व्यवहार में आत्मीयता के साथ वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी व्याख्या में शिक्षण के दो प्रमुख अंग हैं। फर्स्ट है सीखने वाला तथा सिखाने वाला। सेकंड है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय और रोचक बनाती है। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है। शिक्षण छात्र में उत्सुकता जागृत करता है। फिर इसमें आएगा 34 नंबर में निम्न स्कूल में दिन के आरंभ में निम्न में से कौन सी गतिविधि करना न्यूनतम उपयुक्त है। इसमें आएगा व्याख्या सहित, इसमें है सी में आएगा स्कूल में दिन के आरंभ में गृह कार्य देना न्यूनतम उपयुक्त होगा। गृह कार्य कक्षा के अंत में दिया जाता है। जब कक्षा शिक्षण में बच्चे अधिगम अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, दिन में आरंभ में गृह कार्य देने से बच्चे गृह कार्य को स्कूल में ही करने का प्रयास करने लगते हैं, जिससे गृह कार्य देने के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। फिर इसमें आएगा 35 में आएगा 35 में यदि कोई छात्र प्रदर्शनी, वाद विवाद और भरभन जैसी गतिविधियों में भाग लेता है तो
तो वह में डॉट डॉट में शामिल होता है। इसका आंसर है सेकंड केवल। यह शैक्षिक गतिविधियाँ, इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में कोई छात्र प्रदर्शनी, वाद विवाद और भ्रमण जैसी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह सह शैक्षिक गतिविधियों में शामिल है। अतः सह शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ चलती है, जो बच्चों में व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करती है। इसमें आएगा 36 में, किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है? ए है व्याख्यान। फिर इसमें व्याख्या में आएगा, व्याख्यान गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। व्याख्यान का तात्पर्य किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। इसमें किताब का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता। इस गतिविधि द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। इस विधि का उपयोग ज्ञान और अवधारणा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर 37 में आएगा, प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है। इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा, प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना प्रकृतिवाद रटने तथा निष्क्रिय अभ्यास की विधि का विरोध करता है। प्रकृतिवाद करके सीखने व एवं अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांतों पर आधारित विधियों के प्रयोग पर बल देता है। फिर 38 में आएगा, स्कूल में नाटक करना किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन सी है कार्य करके सीखना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, स्कूल में नाटक करना कार्य करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। नाटक करना या अभिनय सक्रिय शिक्षण का एक नया आयाम है। अध्ययन किए जाने वाले विषय को चलते फिरते पात्रों के माध्यम से संप्रेषित किया जाए तो उसका प्रभाव चिरस्थायी हो सकता है। फिर इसमें आएगा 39 में आएगा, शिक्षण में प्रोजेक्ट बेस्ड, परियोजना आधारित और प्ले बेस्ड दृष्टिकोण शामिल करने का क्या असर होता है? इसका आएगा बी में आएगा, बच्चों की भागीदारी और प्रेरणा में सुधार आता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, शिक्षण में प्रोजेक्ट बेस्ड, परियोजना आधारित और प्ले बेस्ड खेल आधारित दृष्टिकोण शामिल करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के भागीदारी और प्रेरणा में सुधार करना है। परियोजना आधारित शिक्षण और खेल आधारित शिक्षण में सभी बच्चे सक्रिय रहकर अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का शिक्षण रोचक व आनंददायी होता है। इसमें बच्चे अधिगम के लिए स्वयं प्रेरित होते हैं। फिर 40 में आएगा, कक्षा में आगंतुकों को आमंत्रित करना कौन सी उत्साहवर्धक गतिविधि होगी? ऑप्शन है डी में यथार्थ प्रामाणिक स्थितियों का निर्माण करना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, यथार्थ या प्रामाणिक स्थितियों का निर्माण आगंतुकों को कक्षा में नियंत्रित करने के लिए उत्साहवर्धक गतिविधि होगी। गेस्ट लेक्चरर, चिकित्सक, किसानों जैसे मानव संसाधनों को कक्षा में लाने से सीखने की स्थिति को वास्तविक और जीवंत बनाकर प्रामाणिक शिक्षण सुसाध्य होगा। यह समुदाय के साथ बातचीत करके बच्चे को ज्ञान की खोज और अन्वेषण में मदद करेगा। फिर इसमें आएगा 43 में, किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? ऑप्शन बी में आएगा, डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक। व्याख्या में आएगा, एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। यह कथन डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक का है। फिर 42 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि आधारित
अधिगम का फोर्थवा चरण है। इसका आएगा बी, दोहराना। दोहराना इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में गतिविधि आधारित अधिगम करके सीखने के रूप में जाना जाता है। इसमें शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों पर काम करते समय बच्चों की आवश्यकता अनुसार निर्देशों में परिवर्तन कर गतिविधि करवाए। गतिविधि आधारित शिक्षण के 4 चरण होते हैं जो इस प्रकार हैं। योजना, गतिविधि का आयोजन, प्रवृत्ति, दोहराना, पुनर्निरीक्षण। फिर 43वां आएगा, 43 में लोक अध्यापन। लोक अध्यापन कला दोबारा बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रतिबिंबित होती है। इसका है व्याख्या सहित। व्याख्या सहित आएगा लोक अध्यापन कला बच्चों के बारे में दोनों ही कथन फर्स्ट व सेकंड इनकी धारणाओं को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात कला बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास में जैविक योगदान करती है। लोक अध्यापन कला द्वारा बालक में अहंकारी और सामाजिकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट में है शिक्षार्थियों के सृजनात्मक क्षमता के विकास में कला की अहम भूमिका है। कला सीखने की परिस्थितियां निर्मित करती है। कला सीखने को सजीव बनाती है। कला नैसर्गिक क्षमता का विकास करती है। कला व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। कला मूल्यांकन का निर्णय की शक्ति को विकसित करती है। कला जीवन को पूर्णता से जीने में सहायक होती है। कला सामाजिक वृद्धि करती है। कला आर्थिक दक्षता का विकास करती है। कला जीवन के रचनात्मक पहलू को समृद्ध बनाती है। फिर 44 में आएगा, 44 में इसमें है क्रियाकलाप को अधिगम के कार्य के रूप में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण है। इसका आएगा डी में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों। डी में तीनों आएगा। फर्स्ट में आएगा उपलब्ध स्थान का प्रबंधन, यह आकलन की प्रक्रिया, समय प्रबंधन। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया जिसमें मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप रहते हैं जिसका उद्देश्य बालकों को जल्दी या शीघ्र से उनके मनपसंद काम में निपुण बनाना। इसके अतिरिक्त ये बच्चों को उनकी कमियों से दूर कर उनके रुचि के अनुसार कार्य करने में निपुण करता है। क्रियाकलाप को अधिगम के कार्य के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फर्स्ट है उपलब्ध स्थान का प्रबंधन, आकलन की प्रक्रिया, समय प्रबंधन आदि। फिर इसमें आएगा 45 में व्यवसाय को इरादतन अनुभवों को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका है व्याख्या में आएगा, व्याख्या में बी में आएगा बच्चों को उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करना जो यहाँ और अब, अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है। फिर इसमें आएगा, व्याख्या में आएगा वयस्कों को इरादतन अनुभवों को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि बच्चों को उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करना जो यहाँ और अब, अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है। अर्थात वयस्कों को बच्चों के साथ उन्हीं अनुभवों को साझा करना चाहिए जो वास्तविक हो और उनके ज्ञान में वृद्धि करती हो। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, इसमें है 46 में आएगा, 46 में है अनुभव अनुभव के लिए व्यक्ति परक
प्रतिक्रियाएं हैं जो जो व्याख्या में आएगा, जो शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन से जुड़ी है। फिर इसकी बी आएगा, बी में आएगा केवल फर्स्ट है, फर्स्ट भावनाएं। फिर इसकी व्याख्या में आएगा भावनाएं अनुभवों के यह जैसे भावनाएं अनुभव के लिए व्यक्तिपरक प्रक्रियाएं जो शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तनों से जुड़ी हैं। भावनाएं जैविक रूप से आधारित मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं जो न्यू फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों के कारण होती है, जो विभिन्न कारकों जैसे विचारों, भावनाओं, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं में खुशी या नाराजगी से जुड़ी होती हैं। फिर 47 में आएगा, 47 में एक अर्थ क्रिया परक शैक्षणिक उपागम में शिक्षक को किस प्रकार के खेल का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी में आ जाएगा अनुकरण। फिर इसकी व्याख्या में आएगा एक अर्थ क्रिया परक शैक्षणिक उपागम में शिक्षक को अनुकरण खेल का उपयोग करना चाहिए। अनुकरण के द्वारा बालक अपने वास्तविक, फिर इसमें एक अर्थ क्रिया परक और शैक्षणिक उपागम में शिक्षक को अनुकरण खेल का उपयोग करना चाहिए। अनुकरण के द्वारा बालक अपने शिक्षण का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना तथा विभिन्न क्रियाकलापों को सीखता है।